सॉल्व किया जाए। बहुत आसान था, दर्शन पर आधारित था ना, दर्शन बहुत बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। चलिएगा, तो आप सबसे पहले आप आंसर करें कि किसका आपने किया है, फिर इसी हिसाब से पता चलेगा आपका कितना करेक्ट जा रहा है। आप चेंज भी कर लेते हैं अपने आंसर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आपका दिमाग घूमा, आप ये सोचिए ना कि आपने आंसर फिर कर दिया, तब आपको अंदाज लग पाएगा कि मेरा कितना सही जा रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा किए हैं? सी। अपना उत्तर याद रखिएगा। दूसरे वाले का सभी लोग सी किए हैं, कुछ बच्चे बी भी किए हैं, तो यानी बी और सी में आप हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या किया? ए और सी में, ठीक है, 2 ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कौन सा किया है? अभी बता नहीं रहे हैं बाबू, अभी से पूछ रहे हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। और 5th में आपने क्या किया है? 5th में बी किया है और 4th में ए और सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आप जो है, जो 2 ऑप्शन नहीं होगा वो आप जान पा रहे हैं, किन्हीं 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो चलिएगा सॉल्व करेंगे। फिलोसॉफी टीचेस अस, मतलब दर्शन हमें क्या है, सिखाता है। दर्शन शास्त्र क्या सिखाता है? टू फील अनसर्टेन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अनिश्चित चीजों के बारे में। आप पढ़े हैं ना दर्शन, तो उसमें क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं, दर्शन हमारा थॉट ही है, इसका कोई भी मतलब प्रूफ नहीं है। जो हम सोचते समझते हैं, हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी को दर्शन कहते हैं। अनसर्टेन अबाउट द थिंग्स दैट सीम, जो लगता है क्या, टू अस, हमें, सेल्फ एविडेंट, मतलब अपने आप में सबूत लिए है, आत्म साक्ष्य, मतलब कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोचते हैं अनिश्चित चीजें हैं, वो अपने आप में सबूत लिए हुए हैं, ठीक है। फिर है प्रोपेगेंडा, मतलब आप जानते हैं प्रचार, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में, टीचर्स अस, हमें बताता है क्या, टू एक्सेप्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, एज सेल्फ एविडेंट मैटर्स अबाउट, मतलब जो चीजें जिस तरह से हैं वैसे हम उसको स्वीकार कर लें, which it would be reasonable to suspend our judgment, और जो क्या करेंगी, हमें तर्क योग्य बनाएंगी, और उस तर्क के आधार पर हम क्या, सस्पेंड मतलब या किसी चीज पर शक कर सकेंगे, या आवर जजमेंट, या हम अपना निर्णय दे सकेंगे, और टू फील डाउट, या हम क्या, फिर से उस पर जो है संदेह कर सकेंगे, डाउट कर सकेंगे। फिर है द प्रोपेगेंडिस्ट, यानी कि जो प्रचारक हैं, मस्ट देयरफॉर बी कंसिस्टेंटली डॉगमेटिक, मतलब होता है ना हठ धर्मिता, यानी अपनी बात पर अड़े रहना, ठीक है। तो वो क्या, लगातार क्या करते हैं, जो प्रचार करते हैं या जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए आते हैं, वे अपने ही बात पर अड़े रहते हैं। इसके बाद ऑल हिज स्टेटमेंट्स, उनके जो है स्टेटमेंट्स आर मेड विदाउट क्वालिफिकेशन, मतलब हिज बराबर फिलोसॉफी की बात हो रही है, ये नहीं तो यहाँ देयर होता अगर प्रोपेगेंडिस्ट की बात होती, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, हाँ प्रोपेगेंडिस्ट की बात हुई क्योंकि एक है ना कि प्लूरल है, तो हिज मतलब कौन, वह लोग जो प्रचार करने या अपनी बात को रखने आते हैं, वे अपने ही बात पर अड़े रहते हैं। विदाउट क्वालिफिकेशन, यानी कि बिना किसी क्वालिफिकेशन या बिना किसी उत्तीर्णता के। देयर आर नो ग्रेस इन, यहाँ पर ग्रेस का मतलब है शक होना, ठीक है, कोई भी शक नहीं है या ढेर सारा शक नहीं है, इन हिज पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, जो भी संसार को वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उस जो है बात पर उनके हिसाब से कोई शक नहीं है। एवरीथिंग इज आइदर डियाबोलिकली, इसका मतलब होता है, जैसे आपने देखा है ना कि या तो स्वर्ग है या तो नर्क है, दो चीजें नेचर में है, तो डियाबोलिकली मतलब होता है राक्षसी या फिर पैशाचिक या नर्क से रिलेटेड। और जस्ट अपोजिट जो वर्ड दिया है, फिर है सेलेस्टियली, मतलब होता है स्वर्गीय या हेवनली। तो जो दो अपोजिट वर्ड है, एक आपको कह रहा है डियाबोलिकली ब्लैक और सेलेस्टियली नहीं सेलेस्टिकली वाइट,
मतलब जो है कोई भी चीज या तो ब्लैक है जो मतलब निगेटिव थिंग को लेती है, और या व्हाइट है जो पॉजिटिव चीज को लेती है। इसके बाद है ही मस्ट नेवर एडमिट, वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता या नहीं जो है करना चाहिए उसको, दैट कि ही माइट बी रॉन्ग, और कि वह गलत हो, या दैट पीपल अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू माइट बी इवन पार्शियली राइट, कि जो दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका है, वो सच भी हो सकता है। इसके बाद कह रहा है अपोनेंट्स शुड नॉट बी आर्ग्यूड विद, और जो अपोनेंट मतलब विरोधी, जो विरोधी लोग हैं वे क्या कोई भी तर्क इस बात पर उनको नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अटैक, वो क्या उनको उन पर अटैक किया जाता है, उन पर चिल्लाया जाता है या उन्हें दबाया जाता है, और इफ दे बिकम टू मच ऑफ न्यूसेंस, या उनको मतलब एकदम बकवास सिद्ध कर दिया जाता है, बेकार सिद्ध कर दिया जाता है, या लिक्विडेटेड मतलब नष्ट करना, उनकी बात को एकदम खारिज कर देना। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। समझ पाए ना, यहाँ पर एक तरफ प्रोपेगेंडिस्ट की बात हुई, दूसरी तरफ फिलोसोफर की बात हुई। ठीक है, फिलोसफी की बात हुई। अब आपको क्वेश्चन मिला है फिलोसॉफी टीचेस अस, हमें क्या सिखाती है, निश्चित चीजों के बारे में फील करना, जो चीजें अपने आप में सबूत लिए हुए हैं, पहले ऑप्शन का मतलब। दूसरा कह रहा है टू फील सर्टेन ओनली अबाउट दोज थिंग्स व्हिच डू नॉट सीम, मतलब जो अपना अस्तित्व नहीं बनाए हुए हैं उनके बारे में सोचना, कुछ निश्चित बातें, या कुछ अनसर्टेन चीजों के बारे में सोचना जो मतलब एक्सेप्टेबल एविडेंस, मतलब कुछ सबूत लिए हुए हैं जो हम स्वीकार करते हैं। और चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव, तो आपने लगाया है सी, आप सभी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले ही लाइन में फील अनसर्टेन वर्ड आ गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रोपेगेंडा टीचेस अस, मतलब जो प्रचार की चीजें हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। पहला कह रहा है टू फील डाउट अबाउट मैटर्स दैट आर सेल्फ एविडेंट, मतलब जो है जो चीजें अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं उनके बारे में हम सभी शक करें। या दूसरा ऑप्शन कह रहा है बिना किसी क्वेश्चन के हम चीजों को एक्सेप्ट करें, इवन दोज मैटर्स व्हिच आर नॉट सेल्फ एविडेंट, मतलब कि जो चीजें अपने आप में सबूत नहीं लिए हुए हैं उन्हें भी हम एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है टू एक्सेप्ट एज रीजनेबल दोज मैटर्स व्हिच आर, मतलब उन पर ही उनको ही हम जो है एक्सेप्ट करें जो हमारे तर्क को सिद्ध कर देती हैं। और चौथा कह रहा है नन ऑफ द अबव। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है दर्शन हमें क्या सिखाता है, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, सी ऑप्शन। अगर आप सी करेंगे तो सी प्रोटैगनिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट के सेंस में है। अगर आप बी करते हैं तो कह रहा है ना कि बिना किसी क्वेश्चन के ही हम चीजों को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि क्यों आप यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ना अनसर्टेन चीजें अबाउट द थिंग्स सीम्स टू अस, जो हमें दिखती है कि सेल्फ एविडेंस है, सीम्स टू मतलब क्या प्रतीत होना, ना कि होना। बात समझिएगा, आप कहते हो ना ऐसा लगता है कि, लेकिन होता नहीं है। तो सीम वर्ड मतलब फील होना, प्रतीत होना, लेकिन होना नहीं। समझ पा रहे हैं ना। अब आप कौन सा करेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, बी क्यों करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सीम वर्ड है। सीम मतलब होता है ना कि बस आपको लगना, ना कि होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कह रहा है। और सी करेंगे तो प्रोपेगेंडिस्ट बताते हैं कि जो वो सिद्ध करते हैं वही सच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे, तीन कलर की चर्चा हुई है ना। तो कह रहा है कि ब्लैक का सेंस क्या है, बैड है, व्हाइट का गुड है और ग्रे का डाउटफुल है। या फिर है ब्लैक का बेसिक कलर इन दिस वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब इन तीनों चीजों का मतलब है कि हमारे आसपास जो बेसिक कलर दिए गए हैं उसका तात्पर्य। और सी कह रहा है प्रोपेगेंडिस्ट बता रहा है ब्लैक को, व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है फिलोसोफर को, और जो है ग्रे कलर कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी कह रहा है ना, आप देखो ए ना। देखिए आप बी और सी में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना डियाबोलिकली, फिर कह रहा है ब्लैक, मतलब ऐसी चीजें जो हमें क्या निगेटिविटी दर्शाती है नेचर में। और जो है सेलेस्टियली मतलब होता है, आपको पता है ना स्वर्गीय या नैसर्गिक, या फिर
जनरल यूनिवर्सल जो भी कहें। तो यहाँ पर आप देखिए व्हाइट वर्ड इसके साथ लगा है और शक के सेंस में ना ग्रे आया है। तो पहला कह रहा है बैड, दूसरा गुड, तीसरा डाउटफुल। ठीक है, फिर आप बी ऑप्शन देखिएगा। तो ये तो आप सोच रहे हैं ना कि सही बात है, मेरे आसपास काला रंग भी है, सफेद रंग भी है, भूरा रंग भी है, स्लेटी कलर भी है। ये आप अपने मन से सोच रहे हैं, पैसेज में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, इस संदर्भ में नहीं है। और सी कह रहा है कि ब्लैक कलर जो है प्रचार करने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट कलर फिलोसोफर को और कॉमन पीपल का तनिक भी जिक्र नहीं है। तो अगर आप जो है सी में प्रोपेगेंडिस्ट और फिलोसोफर से कंफ्यूज हो तो कॉमन पीपल का तो कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए भी आप सी को हटा सकते हैं। फिर डी में नन ऑफ द अबव आया है। ठीक है, तो एक क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हैं ना। और चौथा क्वेश्चन है फिलोसोफर। अब फिलोसोफर के संबंध में बताइएगा। नेवर एडमिट्स दैट ही माइट बी रॉन्ग, वह कभी मानता ही नहीं है कि वह गलत हो सकता है। दूसरा कह रहा है नेवर एडमिट्स दैट, कि वह कभी नहीं स्वीकार करता है कि प्रोपेगेंडिस्ट हमेशा राइट ही होंगे या राइट हो सकते हैं। और तीसरा कह रहा है इज विलिंग टू एडमिट दैट ही माइट बी रॉन्ग, कि वह मानने को तैयार है कि वह गलत हो सकता है। अब बताइएगा सी वाला ना। कोई बच्चा जिसको ए बी में कंफ्यूजन हो रहा हो तो देख लीजिएगा। कह रहा है नेवर एडमिट्स दैट ही माइट बी रॉन्ग, ऐसी तो चर्चा ही नहीं हुई है ना कि फिलोसोफर हमेशा सही है यही बात एक्सेप्ट कर रहा है, या हमेशा कह रहा है कि मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। वो तो अपनी धारणा बताया, फिर प्रोपेगेंडिस्ट अपनी धारणा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोपेगेंडिस्ट हमेशा सही होंगे, तो प्रोपेगेंडिस्ट फिलोसोफर के बारे में नहीं बता रहा है, फिलोसोफर प्रोपेगेंडिस्ट के बारे में नहीं बता रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना। दोनों के अपने अपने विचार दिए गए हैं पैसेज में। ठीक है, तो ए बी क्यों नहीं होगा आपको पता चल गया ना। फिर देखिए सी क्यों होगा तो आप जान गए। फिर डी आपका नन ऑफ द अबव है, कि आया हुआ पैसेज है। ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद देखिएगा द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट एन अपोनेंट शुड बी, मतलब जो ऑथर है वो विरोधियों के बारे में क्या कह रहा है, उन्हें क्या होना चाहिए। तो कह रहा अटैक, मतलब उनको अटैक किया जाना चाहिए, या फिर जो है उनके ऊपर चिल्ला के उन्हें दबा देना चाहिए, या लिक्विडेटेड मतलब आपको बताया कि डिस्ट्रॉय या नष्ट कर देना चाहिए, या आर्ग्यूड विद मतलब उनके साथ तर्क भी करना चाहिए। बताइए सभी लोग बताइए। डी वाला ना, कंफ्यूज नहीं ना है। देखिए डी वाला ही क्यों होगा। पैसेज में अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अपोनेंट शुड नॉट बी आर्ग्यूड विद कह रहा है। अब यहाँ पे जो है नॉट भी कह रहा है, इसका मतलब कि जो है आप देखिए तो उनके साथ आगे देखिए कह रहा है कि दे शुड बी अटैक, उनके साथ अटैक होना चाहिए, मतलब होता है या फिर होना चाहिए, शाउटेड डाउन, और इफ दे बिकम टू मच ऑफ न्यूसेंस लिक्विडेटेड। तो यहाँ पे नॉट भी कह रहा है, तो तात्पर्य ये है कि चार में से कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो आप देखिएगा शाउटेड डाउन, अटैक, लिक्विडेटेड एक संदर्भ में आया है और आर्ग्यूड विद क्या है दूसरे संदर्भ में आया है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप ये भी सोचिए कि अटैक्ड, शाउटेड डाउन और लिक्विडेटेड जो है वो एक साथ दिया गया और आर्ग्यूड विद अलग दिया गया। अगर आप इसको ऐसे भी सोचे कि ये डिफरेंट क्यों है तो भी आप पैसेज में देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। तो पैसेज को आपको समझना होता है और फिर जब आप अपना तर्क लगाते हैं तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ हम सही हैं, लेकिन जब ओवरऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ऑप्शन के अनुसार अपना तर्क करते हैं तब आपको एक जो है कंक्लूजन निकलता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अब दूसरा वाला भी कर लीजिए। जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। ठीक है, उसकी तुलना में। अच्छा, स्टीप मतलब होता है ना सीधी चढ़ाई, खड़ी ढलान। ठीक है, स्टीप STEEP, सीधी चढ़ाई।
सॉल्व किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। हो गया ना, सब लोग पढ़ लिए एक झलक? तो बताइएगा पहले का क्या किए हैं, दूसरे का, यानी ए और डी में आप कंफ्यूज है ना, ए और डी, बाकी सी और बी में आप नहीं ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए और डी में जो है डी करेक्ट है इसका, पहले का सी करेक्ट है, तीसरे का कौन सा किए हैं, हाँ सही है, चौथे का सभी लोग सी ही है, हाँ ये भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। पांचवे का सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए एक्सप्लेन कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत अच्छा, कम समय में बात करने लगे हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहा जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, सो सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स। मतलब जिस प्रकार से बहुत से लोग या कुछ लोग पसंद करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलना, उसी प्रकार से कुछ लोग पसंद करते हैं पर्वतों पर चढ़ना या पर्वतों की चढ़ाई करना। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू, प्रायः यह बहुत करना कठिन हो जाता है। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिल हिल्स, मतलब कि समान नहीं होते हैं, समतल नहीं होते हैं। फिर है पाथ्स आर यूजुअली वेरी स्टीप, जो रास्ते होते हैं वो बहुत ज्यादातर सीधी चढ़ाई होती है, ठीक है। सम माउंटेन्स साइड्स आर स्ट्रेट अप, और बहुत सारे जो होते हैं वो खड़ी ढलान वाले होते हैं और कुछ निचली ढलान वाले होते हैं। सो दैट इट मे टेक मेनी आवर्स टू क्लाइंब, तो हो सकता है कि बहुत सा समय लग जाए, बहुत घंटे लग जाए चढ़ने में। एज लिटिल एज 100 फीट, कम से कम 100 फीट। देयर इज ऑलवेज the danger that you may fall off and be killed or injured, बहुत सारे चांसेस हैं कि आप मर भी जाएं या घायल भी हो जाएं, चोट भी लग जाए। फिर है मैंने टॉक अबाउट कॉन्क्वायरिंग अ माउंटेन, बहुत से लोग बात करते हैं माउंटेन के ऊपर, कॉन्क्वायरिंग मतलब चढ़ाई कंप्लीट करना या जीतना। फिर है इट इज वंडरफुल फीलिंग, ये बहुत अद्भुत जो है भावना है या फीलिंग है। टू रीच द टॉप ऑफ अ माउंटेन, की जो है टॉप पर चढ़ जाना। इसके बाद देखिए आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर आवर्स, घंटों चढ़ाई करने के बाद, एंड मे बी इवन फॉर डेज, या कभी कभी दिन भी लग जाते हैं चढ़ने में। यू लुक डाउन एंड सी, जब आप नीचे देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, द होल कंट्री बिलो यू, कि जो है पूरा देश आपके नीचे है। इसके बाद है यू फील गॉड लाइक, तब आपको लगेगा कि जैसे आप ईश्वर में भगवान हैं। टू इटालियन प्रिजनर्स, यहाँ पे बात हो रही है कि एक बार की बात है, दो इटली के प्रिजनर माने होता है कैदी, कैदी थे जो युद्ध के कैदी थे। एस्केप्ड मतलब होता है बच के निकल जाना, एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, वो क्या प्रिजन कैंप से बच के निकल गए थे या कह दो भाग गए थे, ठीक है। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्यूजिटिव होता है, मतलब भगोड़ा, यानी कि जो है तात्पर्य है कि सजा से के डर से भाग जाए, ऐसे व्यक्ति के लिए फ्यूजिटिव वर्ड यूज होता है, ठीक है। टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्ड फ्रॉम अ प्रिजन कैंप इन केनिया, कहां पर, केनिया में युद्ध के दौरान। इसके बाद कह रहा है दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर कंट्री, वो वापस अपने देश को जाना नहीं चाहते थे। फॉर दे न्यू, जब वो जान पाए, दैट वाज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है। इंस्टेड, तो इसके बजाय उन्होंने क्या किया, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ लगता है, ठीक है। दे क्लाइंब्ड टू टॉप ऑफ माउंट केनिया, तो क्या किए वे माउंट केनिया पे चढ़ गए। एंड देन दे केम डाउन एंड गेव देमसेल्फ अप, और वे क्या, केम डाउन मतलब आप समझिए कूद पड़े, और गेव अप मतलब होता है ना अपने आप को समर्पण कर दिया, त्याग दिया या अपनी जान ही ले ली, ठीक है। फिर है दे वांटेड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वे जो है स्वतंत्रता की भावना को महसूस करना चाहते थे। दैट वन हैज आफ्टर क्लाइंबिंग अ डिफिकल्ट माउंटेन, जैसे एक व्यक्ति जब चढ़ाई जो है कर लेता है तो वो फील करता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी के करेक्ट हैं। एक क्वेश्चन कोई था जो आपका गलत निकला था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था। सम मैन लाइक टू क्लाइंब अ माउंटेन बिकॉज, तो आप देखते हैं पहला कह रहा है
तो यहाँ पे कह रहा है पहला ऑप्शन में, तो यहाँ तुलना किया है कि कुछ लोग फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग पर्वतों पर चढ़ाई करना। तो यहाँ पर अगर आप जो है, तो अगर एक बात की करें बात, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप नहीं करेंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि दे न्यू द ट्रिक टू क्लाइंबिंग, वे जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी कह रहा है दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग, तो यही सही है कि वो क्यों, क्योंकि उनकी भावनाएं मतलब बहुत अच्छी फीलिंग वो करना चाहते हैं। और फिर फेस डेंजर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। तो दूसरे वाले में टू क्लाइंब माउंटेन्स इज ऑफन डिफिकल्ट बिकॉज, मतलब जो है अक्सर करके कठिन हो जाता है क्योंकि माउंटेन्स आर बिग हिल्स, की माउंटेन जो होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई वाले होते हैं, या इट कंज्यूम्स लेस टाइम, कम समय लेते हैं, तो ये दो आप हटा देंगे। इसके बाद कह रहा है प्रिजनर्स ऑफन एस्केप फ्रॉम, अक्सर करके कैदी जो है बच जाते हैं जेल से निकल के और जो है पर्वत पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अक्सर वर्ड आया है तो होगा नहीं, एक बार की बात बता दिया। फिर कह रहा है कि पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन, यानी जो रास्ते हैं वो सीधी ढलान या सीधी चढ़ाई के होते हैं, और अनइवन मतलब समतल नहीं होते हैं, इवन का जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए कठिन हो जाता है ना। बात समझ पाए ना, मतलब बेटा पहला कह रहा है माउंटेन्स आर बिग हिल, तो यहाँ ऑफन डिफिकल्ट जो लगाया है, अगर आप जो है इसको जो फिर से पढ़िए तो यहाँ आया है कि दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल, तो नॉट लगाया है ना, ठीक है, नॉट लगा दिया और ऑप्शन में आपको पॉजिटिव में दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको चौथा करेक्ट हो रहा है। पाथ माने रास्ता होता है, रास्ते जो है सीधे नहीं होते हैं, ऊबड़ खाबड़, और अब जो भी हो, जो भी गया हो, भाई हम तो नहीं गए हैं, ठीक है, आप गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। अगला देखिए तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला देखिए सी वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अ वंडरफुल फीलिंग, यहाँ तात्पर्य क्या है। पहला कह रहा है स्टीप पाथ, मतलब आपको जो रास्ते मिलेंगे स्टीप वाले वो, या प्रिजनर यानी कैदी होना, और है क्लाइंबिंग अ माउंटेन, तो यहाँ आपको मिल गया। माउंटेनियरिंग भी आप करेक्ट कर सकते थे, लेकिन माउंटेनियरिंग की चर्चा नहीं हुई पैसेज में, पैसेज के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतों पर चढ़ाई करना, लेकिन जो आपके पैसेज में होगा आपको वैसे ही काम करना होगा। और तो यहाँ पर सी आप सभी का जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, why did you 2 Italian prisoners escape from the camp and climb to the top of the Mount Kenya? आखिर क्यों ऐसा उनके साथ हुआ। escape to इटली, की वो इटली से भागे थे, इटली से बचना चाहते थे, या जो है वे नीचे आना चाहते थे और समर्पण करना चाहते थे, या फिर है फ्रीडम की फीलिंग लेनी चाह रहे थे, या फिर जो है माउंटेनियर के रूप में प्रसिद्धि चाहते थे। तो आप सभी कौन सा किए हैं, सी वाला ना, बिल्कुल सही। और आपका हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल क्रिकेट और क्रिकेट बिकॉज, पहला कह रहा है दे आर नो स्पेक्टेटर्स इन दिस स्पोर्ट। स्पेक्टेटर मतलब होता है ना दर्शक, ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो है दर्शक नहीं होते आपको देखने के लिए, जैसे फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं। फिर कह रहा है इट मे नॉट टेक मेनी आवर्स और इवन डेज, मतलब जो है कुछ घंटे और कुछ जो है दिन नहीं लगते हैं। तीसरा कह रहा है मेनी पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रिस्क देयर लाइव्स, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को रिस्क में नहीं डालना चाहते। और कह रहा है पीपल डोंट वांट टू एंजॉय अ गॉड लाइक फीलिंग। क्वेश्चन आपका पूछा है माउंटेनियरिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, माउंटेनियरिंग बहुत ज्यादा लोकप्रिय स्पोर्ट नहीं है फुटबॉल और क्रिकेट की तरह, क्योंकि, ठीक है ना। पहला कह रहा है दर्शक नहीं होते इसलिए पॉपुलर नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ घंटे और कुछ समय नहीं लगते हैं इसलिए पॉपुलर नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, जस्ट अपोजिट है। फिर कह रहा मेनी पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू रिस्क देयर लाइफ। आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे, सी वाला ना। हालांकि ए वाला भी देखिए कोई दर्शक नहीं होते, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है।
बी कह रहा है कुछ घंटे और कुछ समय में समाप्त नहीं होता, बड़ा टाइम लगता है इसलिए नहीं। और तीसरा कह रहा है बहुत सारे लोग अपनी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्रेफरेंस आप किसको देंगे? सी ऑप्शन को, ठीक है। इसके बाद चौथा कह रहा था भगवान की तरफ फीलिंग नहीं लेना चाहते, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? चलिए ग्रामर के क्वेश्चन कर लीजिए। ग्रामर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो मिसलेनियस टॉपिक है आपका, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं है, उसमें कंजंक्शन, प्रोनाउन, नाउन सब इंक्लूड है जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। नया टॉपिक अभी नहीं दिया जा रहा है। और आपने एडजेक्टिव का क्लास सुबह अटेंड किया? कितने स्कोर किया आपने? 2 गलत था। 2 गलत था। किए बाबू अटेंड? कितना सही था? ज्यादा गलत था। आपका बाबू? अच्छा, तो अटेंड करिए और सोचिए कि आप जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उसमें आपका कितना कमांड है या कितना आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट आपको नहीं मिले होंगे जो लगा वो मैंने बताई नहीं है, ठीक है। सारे को मैंने अगर लिखवाया नहीं तो जो है ऐसे ही ओरल बता दिया, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है ना आप कितना रिवीजन करते हैं या कितनी बातों को ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिएगा कर लीजिए ग्रामर के क्वेश्चन भी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग तो वैसे कर देते हैं जैसे कंडक्टर आता है टिकट टिकट तो सब एकदम साइलेंट, अदरवाइज फिर बात करने लगते हैं सब। करण क्या समझा दे रहे हैं? शांति से पढ़िए बेटा। हो गया बाबू? कितने बचे हैं? चलिए बाबू स्टार्ट करें। हो गया? पहला क्वेश्चन है ही वॉज एंग्री ना, पहला क्वेश्चन है ही वॉज एंग्री, फिर आपको एक ब्लैंक मिला है ही लिसन्ड टू मी पेशेंसली। सभी बच्चे बट ही करेंगे ना, ये मुझे लग रहा था गड़बड़ करेंगे आप। देखिए मुझे अभी लग रहा था अभी डाउट था। ये करेक्ट है, हाँ वही दो सुनिए, ए ही क्यों करेक्ट है उसको देख लीजिएगा। कह रहा ही वॉज एंग्री मतलब वो क्या था? गुस्से में था। इसके बाद कह रहा है ही लिसन टू मी पेशेंसली, आप बोलते हो लेकिन उसने मुझे सुना। लेकिन आपका सही तरीका क्या होता है? यद्यपि उसने मुझे सुना लेकिन वह गुस्सा था,
या वह गुस्सा था फिर भी मुझे सुना, तो यद्यपि वह उसने मुझे सुना फिर भी मुझे वह गुस्सा था, या यद्यपि वह गुस्सा था फिर भी मुझे सुना। आपने याद किया होगा, मैंने बताया है और दो या और दो के साथ हमेशा यट लगता है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या है, he listen to me patiently, ठीक है ना, उसने मुझे क्या किया, धैर्य पूर्वक सुना। तो यद्यपि वह गुस्सा था फिर भी सुना, समझ पा रहे हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, कंजक्शन स्टार्टिंग में ना देके बीच में दे देता है। याद आया कि वो वाला कुछ करूं जो होता है मैजिकल ट्रीटमेंट याद आया। देखिए यहाँ पर अगर आप जो है दो को यहाँ लगाते हैं, he was angry yet, और अगर आप इस जो है इस दो को आप हटा देते हो, दो को यहाँ पर आप लगा देते हो, ठीक है, दो को, और आप यट को हटा देते हो, ठीक, तो भी यहाँ पर यही निकल रहा है, हालांकि उसने मुझे धैर्य से सुना, वो मुझसे गुस्सा था, ठीक है। तो हालांकि यद्यपि की कुछ ऐसे निकल रहा है ना। अगर आप लेकिन लगाते हो तो हमने आपको बताया था कि दो अपोजिट होता है कोरिलेटिव कंजक्शन, कि दो अपोजिट में लेकिन, तो यहाँ पर जब प्रेफरेंस आप देते हो तो बट वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। सामान्यतः बच्चे बट को देंगे, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना तो कुछ इसी प्रकार के आपको फुल कंजक्शन को ही देना पड़ेगा। सो तो बिल्कुल नहीं होगा। सो क्यों नहीं होगा? सो तो आप जान ही रहे हो ना, गुस्सा था इसलिए सुना, अरे मार देता थप्पड़, कहाँ सुनता अगर गुस्सा होता। और देयरफॉर सो सेम मीनिंग लेते हैं इसलिए। तो बट और दो में आप कंफ्यूज होंगे, तो दो यहाँ पर सही है। बट आप अगर करते हैं तो लेकिन उसने मुझे सुना, तो लेकिन तो एक प्रकार का आपको दिखा रहा है ना किंतु परंतु, ठीक है। यद्यपि ज्यादा सही है, हालांकि ज्यादा सही है, ठीक है। आप ये ना सोचिएगा मैम कह रही है फिर मैम फोकस भी कर रही है, ये समझ लीजिएगा कि दो मतलब जो है हमने आपको बताया था कि अगर यही क्लॉज आपका जिस तरीके से लिखा था वैसे लिख देता, ये पहले लिख देता, ये आपका बाद में लिख देता, तो आप तुरंत जान जाते। जैसे हमने अनलेस बताया, व्हेन बताया, ठीक है, इफ बताया, कि ये वाले अनलेस वाले, इफ वाले, व्हेन वाले क्लॉज को आगे ना दे करके बीच में कर दे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़े थे, ठीक है। तो समझ पाए ना कि एक क्यों होगा, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू कंप्लीट। इसमें बताइएगा, इसमें तो मुझे लगता है सभी बच्चे कंफर्म होंगे। ऑप्शन के अनुसार ही आपने चुन लिया। बोथ के साथ नॉर आता नहीं, बोथ के साथ और आता नहीं, नाइदर के साथ नॉर नहीं आएगा तो नाइदर के आर नहीं आएगा तो नॉर आएगा। आपको मीनिंग भी नहीं निकालना है यहाँ, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन से ध्यान रखिए। अब देखिए इसको बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। सी ऑप्शन ना, बिल्कुल सही। तो जिन बच्चे को आप इसको लर्न करने में कठिनाई होती है वो कैसे पढ़ ले, अथेइज, ठीक है। तो देखिए अथेइज, तो आप अगर अथेइज में याद रखेंगे तो इसका मतलब एक कहीं भी अगर प्रीफिक्स के रूप में लगे तो वो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपस्थित, एब्सेंट ही लेता है। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे एनार्की यानी कि जहाँ कोई शासन ना हो, अराजकतावाद, ठीक है, तो ए लगा ना। इसके बाद जो है थेइज्म मतलब होता है आस्तिक, जस्ट अपोजिट नास्तिक, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया, ये वाला सबका करेक्ट है। इसको बता दीजिए, द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, इसके बाद वाज, सभी लोग बिल्कुल सही, सभी लोग करेक्ट हैं, ठीक है। आपको याद है ना कि दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज, इन एडिशन टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, एज लॉन्ग एज कुछ ऐसे हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक ना। और फिर आप अगर नहीं भी याद रहता तो आप क्या कर सकते थे, ज्यादातर चांसेस होते हैं ऑप्शन के अनुसार निकालना, बाकी सब प्लूरल है, एक टू सिंगुलर अकेले बैठा है सिकुड़ के, तो उसी को आंसर मार दो, ठीक है। अब ये आपका वही हो सकता है ना कि जब माइनस मार्किंग ना हो तो एक नंबर बढ़ा लेना, हो सकता है सही भी हो जाए, बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं होता। यू इसके बाद कह रहा हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज गोइंग टू रेन,
क्यों? आंसर आ रहा है इसका रिजल्ट कि बारिश होने वाली है, गोइंग टू रेन, मतलब जब बारिश होगी तो पानी खुद ही पेड़ को मिल जाएगा। मस्ट और शुड और कुड नॉट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शुड और मस्ट में तो आप जान ही रहे हो कि हैव, शुड हैव, चाहिए था आएगा, यहाँ आवश्यकता के सेंस में लग रहा है ना। आप बोलते नहीं हो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पिज्जा घर पे ही आ रहा है, तो ऐसे सेंस में तो आप क्या करते हो, जरूरत नहीं है यूज कर लेते हो, क्या बोलते हो, अरे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, हम इस ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसा कुछ। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसको बताइए, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सामान्यतः हॉरिजेंटल जेंटल सब बोलते हैं ना, जॉन होता है, हॉरिजॉन्टल, HORZON, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कैसे, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन से, बाकी तो टेल है तो गलत हो गया, तो सभी लोग करेक्ट है ना, सी वाला सबका सही होगा। इसके बाद वाला बताएं, He has been working since 9 o'clock in the morning, ये भी करेक्ट है सभी का। ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू बताइए, कोलैप्स नहीं भाई, अगर आपको वहाँ वाली क्लास याद आ रही हो तो हमने बताया था सेंधमारी करना, ठीक है, तो जो बच्चा बताया है इंटर बाई फोर्स वो सही है, ठीक है, सेंधमारी करना, या फिर पहले पुराने जमाने में मिट्टी की दीवार से नकब काटे थे चोर तो यहाँ पर इंटर बाई फोर्स होगा, ठीक है, ब्रेक इनटू बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अगला बताइएगा, डिटैच मतलब तो अलग करना आप जानते हो, बैक मने जोड़ना, फिर है यू, इसके बाद क्या होना चाहिए, यू, इसके बाद कह रहा है हैव, स्टूड, बी नहीं, स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू, क्यू माने पंक्ति होता है, इन दिस हीट, सभी लोग हाँ बिल्कुल सही, ये यहाँ पर जो है शुड नॉट हैव ही होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा ना कि तुम्हें जो है इतने गर्मी में पंक्ति में नहीं खड़ा होना चाहिए था, ठीक है। फिर देखिए कुड बी हैव कभी आता ही नहीं, आपने कभी देखा हो, नहीं देखा, जैसे आपने देखा नहीं है ना किसी के 3 हाथ हो, वैसे ये भी कभी नहीं देखे होंगे। माइट नॉट टू हैव, तो ये आप देख सकते थे लेकिन ये होगा नहीं। मे नॉट, ये जो है यहाँ ये तो संभावना वाली बात हो गई, और चौथा जब कर्तव्य की बात होगी तभी भी हैव नहीं पढ़े हो कभी, ठीक है। तो चलिएगा अगला देख लीजिएगा, बी वाले बच्चे सभी करेक्ट हैं, मेरे से ना उसमें भी वीडियो में भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, ठीक है। इसको बता दीजिए, ये तो सेम सेंटेंस रिपीट होगा। क्वेश्चन, रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग, बी और डी में बच्चे हैं कंफ्यूज, है ना, बाकी ए सी भगा दीजिए इसको, डी, बहुत बढ़िया, डी ही सही है। कैसे याद रखेंगे, रेस्टोरेंट, ठीक है, देखिए रेस्टोरेंट, ठीक है, कुछ ही स्पेलिंग है जो याद करनी पड़ती है आपको, ठीक है। ये ना सोचिए पता नहीं क्या पूछ लेगा या फिर कितना पढ़े हम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मतलब पढ़ने और आए ना, ठीक है। जो सिलेबस मेंशन होता है क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अलग हो सकता है, ठीक है। अब आपकी अपनी लापरवाही होगी कि आप घर पे आओ सब कुछ जाते हुए बोलो पता नहीं कहाँ पूछ लिया था, ठीक है। ये तो वही हुआ ना कि आप धोखा दे रहे हो अपने माँ बाप को। अगला देखिए, देयर आर, ये तो सब बच्चे बता लेंगे, भैया तो बता भी लिए, सही है, सबका सही है। देखिए क्यों सही है इसको जान लीजिए भाई, किसी बच्चे के गुर्दे में खुजली हो सकती है ना, किसी ही क्यों सही है, ऐसे कैसे, तो उसको देखिए, देयर आर एनी फ्लावर्स, तो आपको बताया गया है कि जो फ्यू वर्ड होता है वो निगेटिव मिलता है, ठीक है, अब फ्यू के साथ एनी भी नहीं आएगा। फिर आ फ्यू, तो जब फ्यू नहीं आएगा तो आ फ्यू को क्यों रहने दिया जाए। एट ऑल, मतलब एट ऑल का मतलब होता है
बिल्कुल भी, ठीक है। और नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप कह दें मैं छोड़ दीजिए, हम कहेंगे नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्कार्सली। अब स्कार्सली और हार्डली जो वर्ड होते हैं वो जो है निगेटिव सेंस में यूज होते हैं और इसका तात्पर्य होता है बड़ी मुश्किल से। इसका सीधा मीनिंग है जैसे अगर आप कहते हो ना बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला, वो भी रास्ते में उतार दिया, 10 रुपया भी ले लिया, जाम भी लगा था, मतलब बड़ी मुश्किल से जब आप बोलो यानी आपके काम में निगेटिविटी पूरी है। तो स्कार्सली हार्डली, ठीक है। हार्ड वर्ड होगा तो ये हार्ड वर्ड आपका जो है एडजेक्टिव की तरह जो है और एडवर्ब की तरह आता है, ठीक। लेकिन अगर आप हार्डली कहो तो हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, ये नहीं कि मतलब काम करने में आप बोलो आई वर्क हार्ड या आई वर्क हार्डली, तो आई वर्क हार्डली गलत हो गया, आई वर्क हार्ड होगा ये एडवर्ब है। लेकिन हार्डली बोलोगे तो ये कंजक्शन की तरह यूज होता है। और ये आपको याद है नो सूनर के साथ हमेशा देन और हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन। और एक और इसमें इन्वर्जन एक स्टाइल चलता है जो आपको मतलब पता है लेकिन देख लीजिएगा। अगर आपको हार्डली या स्कार्सली कहीं मिल जाए या नो सूनर कहीं मिल जाए, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ही सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये जो है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टाइल है जो बना दी गई है, उसी को फॉलो किया जाता है, ओके। तो जैसे नो सूनर डिड, ठीक है, तब आई आएगा, या नो सूनर हैड फिर आई आएगा, ठीक है। ऐसे स्कार्सली और हार्डली में भी होता है, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले तब जाके सब्जेक्ट। आपको देखने में गलत भी लग सकता है बट ये अपना करेक्शन लेके चलता है, समझ गए ना। तो अभी कोई शक हो तो बताइए। जैसे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो हमें पता चलेगा बच्चे समझ रहे हैं, अदरवाइज हम बोलेंगे कि चिड़िया के पंख नहीं होते, हाँ नहीं होते हैं, हाँ तभी तो नहीं, ठीक है ना। चलिए बताइए द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री, ये तो आप जान ही जाएंगे, है ना। बताइए करेक्ट सेंटेंस, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री पहचाननी है, अब तो आप एकदम पहचान ही गए होंगे, है ना। अरे इतना क्या सोचना, पहला वाला सी भी नहीं होगा, बी होगा, बी। देखिए भाई लोग कैसे पहचानते हैं आप, इधर देखिए, यहाँ है जब आप एज यूज करते हैं, यहाँ देखिए तो एज के साथ आप एडजेक्टिव यूज करते हैं, इसके बाद आप क्या एज यूज करते हैं, या आप जो है सो यूज कर लेते हैं, एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं, एड यूज कर लेते हैं, एज यूज कर लेते हैं। यही तो पॉजिटिव डिग्री का सिंबल है। देन तो कंपैरेटिव में आता है, और जब ईएसटी लग जाए तो सुपरलेटिव। तो आप कैसे कंफ्यूज हो गए, आप तो वही हो गया ना सब। हम अपना बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, एकदम बच्चे मेहनत से पढ़े, कुछ भी पूछ लीजिए अब हम कोई पूछे और फिर आप जो है सब हो गया कहानी से। अगला बताइएगा। तो अब पहला वाला दैट की वजह से आपने देखा कंपैरेटिव में है, दूसरा जो है पॉजिटिव में है, और जो है तीसरा सुपरलेटिव में है, और चौथा फिर से कंपैरेटिव में है। कोई दिक्कत ना नहीं है। अगला देखिएगा, स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। मोस्ट ऑफ वाले हाथ उठाइए पहले। सही बात है, गलत है बेटे, ना ठीक है, बिल्कुल मत उठाइए। देखने में आपको सही लग रहा है भाई, मोस्ट ऑफ अकेले कहीं देखा है आपने, तब कैसे देखा है। देखिएगा मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा द आता है, ठीक है। और अगर द नहीं है तो ये इसको हटा दीजिए। अब देखिए अगर आप बोल रहे हैं अगर आप ए फ्यू से चलिए, स्टार्टिंग से चलते हैं। अ फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग, मतलब जो है थोड़े से विद्यार्थी जिन लोगों ने मतलब बात को जो है समझा या सुना, वे लोग जो है नहीं ठहर पाए देर तक, या जो कुछ भी स्टूडेंट। तो आप बताइए बी आ रहा है ना करेक्शन, मतलब यहाँ पे थोड़े से भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, वो उन सभी की बात हो रही है जो सारे विद्यार्थी यहाँ पर बात को सुने और फिर चले गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ
देखा ही नहीं, ऑलमोस्ट होता है। और ऑलमोस्ट भी ऐसे नहीं आता है, इस तरीके से आता है जब कभी आपको जो है ऑल देन मोस्ट हो, ऑल माइटी हो, इस तरीके से जब जो है दो वर्ड जुड़ते हैं ना तो एक एल हाइड हो जाता है और तब नई स्पेलिंग बनती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल और मोस्ट एक साथ भी नहीं आता, मोस्ट ऑल भी नहीं आएगा, और मोस्ट भी सब कुछ को कहता है, ऑल भी सब कुछ कहता है, तब भी साथ नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आप देखिए वही वाली हो गई ना कि एक जैसी सबकी विचारधारा बन गई है, और वही गलती हर बच्चा करता है, एग्जामिनर ये जानता है। पेपर बनाने वाले हम आप में से ही तो होते हैं जो आगे चल के अनुभव प्राप्त करते हैं और काम करते हैं। बस समझे ना। चलिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें तो बिल्कुल गलत मत करिएगा, अदरवाइज बहुत पैसा लग जाएगा। बताइए जल्दी से क्या करिए किए हैं आप? क्या किए हैं? हाय रब्बा, देखिए एसीबी में मत नाचिए, आप वापस आ जाइए नरेशन में। देखिए कह रहा है ही सेड, पास्ट मिल गया ना तो कैसे फ्यूचर होगा? टेंस चेंज करना आपके फितरत में था ना जब पढ़ते थे, तो क्यों नहीं कर दिया? ये ऑप्शन गलत हो गया भाई, क्योंकि आपने देखा था कि रूट में चेंज होता है, शायद शुड में चेंज होता है। कोई टीचर गलत पढ़ा के चला गया नहीं ना, तब क्यों नहीं चेंज किया भाई? बी वाला ऑप्शन ही क्यों होगा? तो देखिए बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। किसका बी था? हाँ, तो बी वाले बच्चे शांत बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, क्योंकि देखिए टेंस चेंज हुआ है, विलुड हुआ है, शायद शुड होता है। सी वाले में आपसे कहाँ गड़बड़ हो गई? टोल्ड पास्ट बताया लेकिन फिर से टेंस नहीं चेंज किया। और डी में कहाँ से आपने गलती किया? देखिए डी में आगे नहीं चेंज किया, बाद में चेंज कर दिया, तो भी आपको लड़ा दिया ना। और ये तो आप पढ़े हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होता, तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कंफ्यूज हो गए ना? ऐसे एग्जाम में भी होते हैं, इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अब ये गलती दोबारा आप नहीं करेंगे अगर आप थोड़े से कॉन्शियस होंगे, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखना इंसान का काम है। ठीक है, अब यही चाहिए और गिर पड़िए, पूरा क्लास हंस दे, अगली बार गिरेंगे तो आराम से चलेंगे। ठोकर ना लग जाए, कल लग गया था, तो ऐसे क्यों नहीं सीख लेते आप? अगला क्वेश्चन बताइए। ये वाला तो बिल्कुल गलत, अच्छा रिपीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद वाला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाला। अलग अलग बच्चों की अलग अलग विचारधारा, बताइए कौन सा बाबू आप क्या बोलेंगे? सी। हाँ बिल्कुल, सी वाले बच्चे कौन कौन है? इतने कम, यानी बाकी सब वही है। सी ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? आपको बताया गया था कि जब जो है दो आपको क्लॉज मिलेंगे, दोनों में सेम डिग्री होगी और दोनों के पहले आर्टिकल दा लगेगा, तो आपको आप जानते हो ना, जितना सीखते हो उतना कंफ्यूज होते हो, जितना चलते हो उतना थकते हो, ऐसा कुछ है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड, जितना कमाओगे उससे ज्यादा मतलब उतना ही खर्च भी होता है, तो यहाँ गलत नहीं कहा गया है। ठीक है, डिग्री के अनुसार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हाउ मेनी, हाँ ये तो सही है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आप कहते हैं। मेनी और मच में कंफ्यूज हो सकते थे आप, मच का अनकाउंटेबल के लिए, मेनी का काउंटेबल के लिए। इसके बाद क्या है? एक्लिस हिल, इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था क्या आपको? हाँ शायद बताया था। चलिए अच्छा फिर से बता दीजिए। अगला यहाँ तो इसमें कौन सा होगा? सी। कितने बच्चे सी वाले हैं? एक बच्चा, दो बच्चा। हाँ आप सभी लोग करेक्ट हैं, मतलब सी वाले बच्चे। देखिएगा जो ये मतलब एक्लिस हिल है ना, ऐसे मतलब बहुत सारी अवधारणाएं हैं, प्रोवर्ब टाइप, पेंडोराज बॉक्स, मतलब आप हिंदी में कहते हैं आफत की पुड़िया। ठीक है, तो पेंडोराज बॉक्स, और फिर है एक्लिस हिल, तो इसका मतलब जो है बहुत कमजोर पॉइंट, किसी का वीक पॉइंट। तो यहाँ पर वीक पॉइंट बराबर
वल्नरेबल पॉइंट, इसका मतलब वीक पॉइंट। आपको एक स्टोरी हम सुनाए थे ना कि एक माँ थी जो ग्रीक माइथोलॉजी में अपने बच्चे को अमर करना चाहती थी, तो एड़ी पकड़ के लटकाई थी, याद होगा ना। और जब ग्रीक माइथोलॉजी में युद्ध होता है तो उसी एड़ी से वो कमजोर पाया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे अपने यहाँ बहुत सारी कहानियां विकसित है ना, रावण के नाभि में अमृत कुंड था, वो उनकी कमजोरी थी, इस प्रकार से। तो इसी पर बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं लैटिन और जो है इटालियन बहुत सारे फ्रेज हैं जो हम लोग को भी पढ़ने पड़ते हैं, तो आप मत भूलिएगा। किसी का कमजोर पॉइंट बराबर एक्लीस हील, ठीक है। अगला उस योद्धा का नाम था एक्लीस, ठीक है, उसके एड़ी में दिक्कत थी इसीलिए है। द कैट च्यूड ऑन, देखिए इट्स होगा लेकिन कौन से स्टाइल में लिखा जाएगा? सी वाला, तो सी को ही हम लॉक कर दें? आप बताइए। डी ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर इतना कॉमन सा है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग मतलब बहुत से बच्चे हैं ना अभी भी समझ नहीं पाते होंगे ना इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ईट आपको इस तरीके से लिखा मिलता है, इस तरीके से, और कभी ईट आपको ऐसे मिलता है, और कभी इट इज इस तरीके से मिलता है, और कभी आपको इस तरीके से मिलता है, ठीक है। सबका अपना मीनिंग है, अलग अलग शब्द है, ठीक है। देखिए इट्स ये तो आपका पॉजेसिव केस है, बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इट्स लगता है। तो बिल्ली को क्या कहेंगे आप? एक एनिमल है तो इट्स होगा, तो यहाँ पर ये करेक्ट है। परंतु इनका मतलब देख लीजिएगा, अगर इट्स ऐसे लगता है तो इसका मतलब इसका प्लूरल है, ठीक है। इट्स मतलब इट्स 2 बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, उसका प्लूरल हो गया। और इट इज इसी का शॉर्ट फॉर्म है इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ बाबू कोई प्रश्न है? नहीं। अगला बताइएगा, विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री? फिर से नहीं रिपीट किया है ना, बताइए क्या करेंगे? इसी पैटर्न पे इसके पहले वाला था ना, यहाँ पे देखिए वो था ज्यादा कमाओ उतना खर्च होता है, इसमें है जितना ज्यादा ऊंचे पर जाओगे उतना ज्यादा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। भूगोल आपने पढ़ा है ना कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ए करेक्ट है, कोई दिक्कत? दोनों के पहले दा लगना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो देखिए कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है, इल्यूजन हो सकता है। He was accused with murder, इसको करेक्ट करना है। if necessary भी लगा दिया अगर आवश्यकता हो तो। accused of murder बिल्कुल सही, ठीक है, सी, हाँ बिल्कुल ठीक है। accused of murder मतलब होता है ना दोषी है, हत्या का दोषी है, ठीक है। it was bitter cold, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, मैंने कल दिया, आज सुबह दिया था, कौन सा करेक्ट होगा? डी है ना। कंपैरेटिवली हॉट करके क्वेश्चन मैंने बनाया था ना आपके लिए, तो याद रखिएगा जब इस तरीके से 2 एडजेक्टिव 2 एडवर्ब एक साथ हो जाए तो जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, तो बिटरली हॉट, ठीक है, या बिटरली कोल्ड। कंपैरेटिवली हॉट ना कि कंपैरेटिवली बेटर या हॉटर, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इट वाज बिटरली कोल्ड होगा, ठीक, ना कि ऑफुल कोल्डली, कोल्ड बिटरली और कोल्ड बिटर, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद देखिए एवरी डे द शॉप, सी वाला सभी बच्चे, हाँ एवरी डे आया है ना, तो ये रूटीन की बात हो गई। और जॉनी इज, इंग्लिश में करेक्ट किया जाए एंड, ठीक है, बिल्कुल सही। आई, इसके बाद कह रहा है ऑल द ड्रेसेस फॉर द पार्टी एंड आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम। I tried all the dresses for the party and I did not like any of them, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हेड होता तो हेड को प्रेफर करते आप, अब हेड नहीं है तो यहाँ पे आई एम ट्राइड अगर आप करेंगे तो मुझे ट्राई कर लिया गया, पैसिव वॉइस है, यहाँ ड्रेस ट्राई करने की बात हो रही है। आई हैज ट्राइड तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। इसके बाद आई हैव बीन बाई, ये कहाँ चला गया?
तो आप क्या करेंगे, सी करेंगे। इसके बाद वाला भी बता दीजिए। हाँ, और लास्ट वाला भी बता दीजिए। ठीक है ना, एक ही दुनिया में है जो पेरिस में है। ठीक है, आपने देखा है ना ऐसे ए, अरे दादा द एफिल टावर, यानी कि और कौन सा, द टीचर एज वेल एज, वो शायद रिपीट हो गया बाबू, हैज होगा क्योंकि पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, एक ही है दुनिया में। और आपने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर यूनिक पीस हो या दुनिया में कोई एक ही हो तो दा लगता है। ठीक है, हाँ, उसको जो है स्पेसिफाई करते हैं या फिर आप कह दीजिए एक के साथ हमेशा यूनिक पीस के साथ दा लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप हमें बताएं कितने क्वेश्चन थे टोटल? 28 क्वेश्चन थे ग्रामर के। हाँ हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो एक्चुअली मैं काउंट नहीं करती हूँ ना, मिला मैं देती चली गई आपको। ठीक है, गुरुद्वारे का प्रसाद है, बस आप ग्रहण करें तो प्रगति होगी, अदरवाइज भी ना नहीं खाएंगे तो कल खा लेना। चलिए बताइए कितने सही हुए बाबू आप लोग के? आप बच्चे बताओ आप लोग कितने सही हुए? यानी कि 20 के ऊपर ऊपर। ठीक है, आपके बाबू 20 सही है। आपके, आप लोग के 4 गलत हैं, तो इसका मतलब हम घटाएं, आप सीधे बता दीजिए ना कितना सही है। हाँ, बस हम घटाएंगे नहीं ना, चलिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अब वाइज। ठीक, तो कल वाला रिवीजन करके आए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देते ना हम जो आपको पढ़ाए ना हो, और जो मिल भी जाता है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तब कहीं ना कहीं आप पा रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है या क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं इसका भी आपको अंदाजा लग रहा है। ठीक ना, चाहे वो पैसेज करें और चाहे आप ग्रामर करें। ओके, तो चलिएगा हम लोग वापस आ जाते हैं अपने वॉइस वाले टॉपिक पर। तो कल आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी डू हो, डज हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, नॉट लगा हो तो इज एम आर नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सेम पैटर्न पे हमने समझाया था कि वॉज पर भी होता है। ठीक है, तो वॉज पर का मतलब जैसे आप देखते हैं कि अगर हो ही डिड नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो आप जो है इसको कैसे बनाएंगे? He did not follow my instructions. आप इसको आगे ले आएंगे बिल्कुल सही। My instructions was नहीं बच्चे, प्लूरल है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पर वर्क करेंगे नॉट फॉलोड बाई हिम। अगर आप क्वेश्चन करिए और ये हिम ना मिले तो आपको भी वैसे ही मुड़ जाना है। ठीक है, जब आप ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो जो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा वैसे ही आपको काम करना है, उसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए गए, उसके द्वारा हम ना कहना चाहें तो बात हो गई ना कंफर्म। तो यहाँ पर ही आपका हिम ऑप्शन में आए, ये श्योर नहीं है। ठीक, ये इंटरमीडिएट में होता था, नहीं करेंगे तो टीचर 2 नंबर काट लेते थे, है ना। आपको जो है कंपटीशन में हर तरीके से काम करना है। तो आपने जान लिया कि प्रेजेंट और पास्ट कैसे चलता है। आपने नेवर भी पढ़ रखा है, तो नेवर के साथ अगर आपको कहीं पर भी वर्ब के फॉर्म मिले तो जब प्रेजेंट होता है तो एस को फॉलो करता है और पास्ट होता है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म को। जैसे अगर आपको कहना हो कि उसने मुझे कभी नहीं अब्यूज किया, कभी नहीं, जो भी एडवाइस दिया, जो भी आप समझे, तो आप ऐसे कहेंगे ना, ही
नेवर फॉलोड मी, उसने आपको ही नहीं फॉलो किया। तो नेवर के बाद देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, इसका मतलब आप जान लिए कि ये भी पास्ट है। लेकिन जब आप वापस जाओगे तो अपना यही तरीका अपनाएंगे। डिड नॉट को ही ढूंढने नहीं निकलेंगे कि डिड नॉट नहीं आया तो मोबाइल को लाएंगे ही नहीं, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मी आपका आई हो जाएगा, आई के साथ आप वॉज लगाएंगे। अब इस नेवर को लिखेंगे नहीं, आप याद जो है नॉट कर देंगे, ठीक। आई वॉज नेवर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई वॉज नॉट, इसके बाद फॉलोड बाय हिम, ठीक है। क्योंकि जो है वॉज नेवर सामान्यतः आपको नहीं मिलेगा, वॉज नॉट, तब आप कभी नहीं को भूल जाइएगा, ठीक है। तो नेवर हो पास्ट इंडेफिनिट तो सेकेंड फॉर्म होता है, और अगर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हमेशा एसआईएस को लेता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए तो फ्यूचर भी देख लीजिएगा, इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाए। फ्यूचर में आप जानते हैं कि जब एक्टिव वॉइस चलता है तो हम सभी को क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाना पड़ता है। इसके बाद वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक। ये एक्टिव आप लिए, बट जब आप पैसिव लेते हैं तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ये आप जान रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस। इसके बाद ये विल शैल, बस आपको कुछ नहीं करना है, विल बी शैल बी में चेंज कर देना है, ठीक है। इसके बाद वर्ब का हमेशा पहले की तरह थर्ड फॉर्म बाय करके सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक ना। यानी कि विल शैल, विल बी शैल बी, चाहे जैसे आप याद कर लो, डू डस इज एम आर में, डिड वॉज वर्ब में, और विल शैल विल बी शैल बी में वर्ब का थर्ड फॉर्म हर हाल में रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आई ध्यान रखना होता है कि जो टाइम के एडवर्ब होते हैं वो हमेशा अंतिम में रहते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम है ये आपका टुमारो। तो इस तरीके से तो आप देखिए यू आपका क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट बना, और आपको ये बात तो पता है ना, आई के साथ वी के साथ हमेशा शैल लगता है, और बाकी सब्जेक्ट मतलब यू कर ले, ही शी इट दे नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ हम सभी विल लगाते हैं जब डेफिनेटली का जिक्र ना हो, है ना, पक्का इरादा दृढ़ संकल्प। तो यहाँ पर देखिए यू आपका विल के अनुसार विल भी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई आपका मी में चेंज होके बाई से ऐड हो गया, और टुमारो आपको लिख देना है। जब आपको ऑप्शन मिलेंगे ना तो द नेक्स्ट डे भी मिलेगा। और बच्चे के साथ क्या होता है, नरेशन और वॉइस के टेंस, ठीक है, वो बन जाते हैं। जैसे आप जाते हो ना ठेले पे खाने, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिला के एक नया डिश आपको देता है 15 रुपए में, उस तरीके से नरेशन के टेंस और जो है वॉइस के टेंस, नरेशन के जो है नेक्स्ट डे और टुमारो, ये सब मिलजुल के आपको जब वो कंफ्यूज करते हैं तारे जमीन पर वो जो बच्चा है ना उसी की तरह। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पता है कि मेरे से ये गलती हो सकती है तो मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। एक आप ही वाला भी देख लीजिए, जैसे ही विल, तो यहाँ पे एडवाइज ये क्या है, वर्ब है, सी होता तो नाउन होता, अब हो जाएगा यू विल बी एडवाइज बाई हिम, ठीक है। तो चेंज करना जान गए ना कैसे चेंज होता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा रिवीजन है, हो जाएगा आपका। तो आप जो है फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया।
ये अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट हुआ। नॉट वाला तो आप जानते हैं ना, विल नॉट हो जाएगा तो आप भी विल नॉट बी कर दीजिएगा। जैसे आप एक देख सकते हैं, तो आप नॉट बताना है, नॉट है तो हो जाएगा यू विल नॉट बी इनवाइटेड बाई हर। अगर आप बाई हर नहीं लगाए तो आप अक्सर बोलते तुम्हें न्योता नहीं मिलेगा, कहते नहीं है, यू विल नॉट बी इनवाइटेड, तुम्हें न्योता नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप यूज करते हैं। तो ज्यादातर सेंटेंसेस अक्सर करके बोले जाते हैं जो पैसिव वॉइस के होते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉट आएगा तो आपको भी नॉट बी कर देना है, ये नहीं कि बी के बाद नॉट करें, ठीक है। इसको आप जो है अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट विल नॉट, शैल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो गया, और पैसिव में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट फिर यही बनेगा विल नॉट बी या शैल, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस फॉर्म, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? और भी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कैसे हमें कम समय में अपने आंसर को निकालना है, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ के आइएगा किसी न किसी बुक से, वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और बोलिएगा मत फ्यूचर कंप्लीट, बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर, थैंक यू।